हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये वीडियो मैं बहुत लास्ट मिनट डाल रही हूँ। कल आपका एग्जाम है, पर आपका सेकंड हाफ में एग्जाम है, तो अगर आपको ये वीडियो लास्ट टाइम पे मिली है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के लिए। तो अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो या आपको लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो में हम सारा रिवीजन कर लेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 99% जिनके चांसेस हैं कल पेपर में आने के। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 102 के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जैसे किसी बुक का इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्रीएम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है और इंडिया किस वैल्यूज पर चलना चाहता है। यानी कि हमारी कंट्री जिन चीजों पे चल रही है, जिन चीजों पे सारे डिसीजन होते हैं ना, वो होता है प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल के शुरू के वर्ड्स देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तुम लोग पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए। ओके, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका सिंपल मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर लोगों से आती है, किसी के किंग या रूलर बनने से नहीं। इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट किया गया था। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ओके, प्रीएम्बल को अक्सर की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट समझ आता है हमें। ओके, ये भी याद रखना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रीएम्बल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आ जाता है जस्टिस। ओके, जस्टिस 3 फॉर्म में, सोशल जस्टिस जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, इकोनॉमिक जस्टिस जैसे कि रिच और पुअर लोगों का गैप खत्म करना, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देना। ओके, फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि सोचने की, बोलने की, धर्म फॉलो करने का फ्रीडम। ओके, फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे किसी की क्या कास्ट है, किसी के पास कितना पैसा है, उसका जेंडर क्या है, ये सब नहीं मैटर करता, लॉ के आगे सब इक्वल है। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा और यूनिटी, साथ ही ये इंडिविजुअल डिग्निटी और नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, अब हम तुम इसमें लिखोगे कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि कैसे इंडियन स्टेट को डिस्क्राइब करा गया प्रीएम्बल के थ्रू। प्रीएम्बल जो है इंडिया को कहता है कि इंडिया एक सवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सवरेन मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट है। ओके, सोशलिस्ट यानी कि स्टेट इनइक्वालिटी कम करना चाहता है कि लोग एक दूसरे के साथ इक्वल बेसिस पे रहें। सेक्युलर, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का। डेमोक्रेटिक, लोग गवर्नमेंट को खुद बनाते हैं। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है। ओके, अब देखते हैं कि प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का गाइड है एक तरह का। ओके, कोर्ट्स जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो प्रीएम्बल को रेफर करते हैं। जैसे कि एक पूरा केस था, केशवानंदा भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि ये सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब यहाँ से आई हैं। ओके, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है। प्रीएम्बल डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि हम कोई लॉ नहीं है प्रीएम्बल के ऊपर कि प्रीएम्बल में ये लिखा है तो ये लॉ बन गया, नहीं। पर हम इसकी मॉरल वैल्यूज को बहुत स्ट्रांग रखते हैं। ओके, इसके कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। क्या है? सोल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को गाइड करता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, 2-4 बार इसको पढ़ना है, यहाँ से आराम से हो जाएगा। ओके, नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ और मैं इसका लिंक भेज दूंगी, ये वाले पीडीएफ का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आना ही है
क्योंकि पूरा पेपर ही इस चीज पे बेस्ड है। शॉर्ट में समझते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को सुप्रीम लॉ है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सबसे ऊपर है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी और सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग रिटन टेक्स्ट है, ठीक है, अनलाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल है। और इंडिया इतना डाइवर्स है इसलिए ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। अगर हम देखें फेडरल सिस्टम का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सेंटर और स्टेट्स दोनों हैं यहाँ पर। पावर जो है 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इमरजेंसी के टाइम में सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ओके। सवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सब हमने पढ़ लिया ऊपर कि क्या क्या इनके मतलब होते हैं। फंडामेंटल राइट्स तुम्हें पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दे रखे हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, और ये जस्टिसाइबल होते हैं, यानी कि मतलब कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हमारा कोई राइट वायलेट हो रहा है, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इसमें, पार्ट 4 में ये सारे मेंशन होते हैं। ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि कोई लॉ नहीं है, तुम्हें जान पूछ के फॉलो नहीं करने, तुम्हें पे कोई थोप नहीं रही है, पर गवर्नमेंट को गाइड करते हैं एक ऐसा स्टेट बनाने के लिए जो इक्वल है हर जगह, ओके। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशियल रिव्यू का पावर रखती है। अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है, ओके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारी कंट्री में, 18 साल से ऊपर वाले लोग वोट दे सकते हैं, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है, यानी कि कुछ अमेंडमेंट इजी है और कुछ टफ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, यूनिटी और जस्टिस का परफेक्ट बैलेंस है। इजी क्वेश्चन, 2-4 हेडिंग वगैरह मुश्किल है, हेडिंग्स याद रखोगे तो अपने आप अंदर का आंसर याद आ जाएगा कल के लिए, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल है, इसकी बात करते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, ये ब्रिटिश एक्ट्स के एक्सपीरियंस से इवॉल्व हुआ है, ओके। पहले बहुत सारे एक्ट्स आए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट एक्ट था, फिर आया पिथ इंडियाज एक्ट, ये 1784 में आया था, इसमें कंपनी और गवर्नमेंट को सेपरेट किया गया। फिर आया चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 जो आया था, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए आया था कि सेंटर को पावर देनी है। फिर आया था चार्टर एक्ट 1853 में, इसमें इंडियंस को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया था, इंडियंस नहीं थे इसमें। फिर पोस्ट 1857 डेवलपमेंट हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, यहाँ पे क्राउन रूल आ गया था, ठीक है, वॉर के बाद। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे बहुत सारे, इसमें इलेक्शंस का आइडिया दिया गया था। फिर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कुछ एक्ट आए थे, एक्ट ऑफ 1999, जैसे डायरकी आ गया था इसमें, ठीक है, पावर डिवाइड होगी। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें फेडरल सिस्टम का बेस बना हमारा, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो आइडिया जो था वो M.N. रॉय का था, याद रखने नाम वगैरह, ठीक है, किसका आइडिया था, M.N. रॉय, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया M.N. रॉय का था। इसमें कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत 1946 के अंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने थे और उन्होंने ड्राफ्ट करा था ये, ओके, ये याद होना चाहिए। असेंबली ने इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसका एडॉप्शन अभी हमने पढ़ा कि 26 नवंबर को ये अडॉप्ट करा गया था, फोर्स में आया था 26 जनवरी को, 1 साल का डिफरेंस, ओके। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि ब्रिटिश एक्सपीरियंस और डेमोक्रेटिक डिबेट्स के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओके। काफी कुछ याद रखने वाली चीजें हैं इसमें। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है कि तुम कोई और क्वेश्चन कर सकते हो तो कोई और करना, ये मत करना। इसमें तुम्हें ईयर याद रखने पड़ेंगे विच इज डिफिकल्ट, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। देखो, फंडामेंटल राइट हमारे इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर के लिए होते हैं, एक स्टेट के वेलफेयर के लिए, ओके।
फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं होते। ओके, राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके बारे में तुम लिख सकते हो कि इन्होंने दोनों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था, और इसका कंक्लूजन भी तुम यही लिखोगे कि राइट बिना डीएसपीसी के इनकम्प्लीट है और डीपीएसपी बिना राइट्स के मीनिंगलेस है। दोनों साथ में चलते हैं, दोनों का होना जरूरी है। बस फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है, हम कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी ऐसे नहीं होते। ओके, डीपीएसपी स्टेट के वेलफेयर के लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन एंड एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन था क्या? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, कुछ भी वहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको अमेंड कर सकते हो, बट आप उसको स्वैप नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हटा नहीं सकते। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन हटा नहीं सकते कंप्लीटली उसे, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस 1973 का जो था उसके बाद आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1973 का केशवानंदा भारती केस, उसके बाद ये लिखा गया था, बोला गया था कि आप अमेंड कर सकते हो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कही गई है, सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल राइट, फंडामेंटल राइट, ये सब बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पार्लियामेंट को पावर के, जो पार्लियामेंट का पावर है उसको लिमिट करती है, ठीक है, और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखती है, अथॉरिटेरियन नहीं आने देती, जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रॉन्ग बनाती है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में एक बैलेंस मेंटेन करती है ताकि हम लॉ वगैरह अमेंड कर सके, लेकिन ये नहीं कि उनको हटा दें पूरी तरह। ओके, हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो कंक्लूजन में तुम यही आएगा बेसिकली कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बचाता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 मैं पूरे डिस्क्राइब नहीं कर रही, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, तुम क्वेश्चन देख लेना। मैंने आंसर भी लिखा है कि तुम्हें आंसर में क्या क्या लिखना है, तो मैं छोटे में बता देती हूँ। क्वेश्चन 6 जो है वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि इंडिया में फेडरल है पर स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है। ओके, पावर कैसे डिवाइडेड है वो बताना है, इमरजेंसी में सेंटर आ जाएगा, ये सब बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें वो बेसिकली प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट देखो नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास असली पावर होता है। ओके, प्रेसिडेंट एडवाइस पर काम करता है लेकिन पीएम जो है वो डिसीजन लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन और पावर बताओ इंडियन पार्लियामेंट के। तो देखो, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, बजट पास करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन पार्लियामेंट बनता किससे है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया विद रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। पहले भी पढ़ा हमने जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी है वो फॉलो हो रही है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वो कैंसिल हो सकते हैं, ये बात करती है। और जुडिशियल एक्टिविज्म से कोर्ट्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमें पंचायती राज का इंपॉर्टेंस बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट से लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग हुआ था, इसके तहत ही पंचायती राज आया था। इसमें वुमेन का रिजर्वेशन है और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई है जो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ग्रास रूट पे तुम अगर पावर स्ट्रांग रखोगे, रूरल को ज्यादा दोगे अपने में रहने का, तो ही हमारा इंडिया कंट्री एज अ कंट्री डेवलप कर पाएगा। ओके, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन का मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा है, 5 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में बता दिए। ये इनफ है पेपर के लिए, ये क्वेश्चंस कर जाओ, आराम से पेपर दे जाओगे। ओके,
तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं इसका लिंक भेज दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, अच्छा एग्जाम जाएगा।